हाँ जी, नमस्कार सभी को। अभी अपने बाल विकास जो है सीडीपी जो है आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र का एक विषय जिसमें से पक्के प्रश्न जो है और इस पे इसको अगर याद कर लिया तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंने जो आपको पढ़ाई थी उससे संबंधित होके तो ये कई प्रश्न हल करने में हमारी हेल्प करेगा। 2012 से 24 तक के जितने आए हुए पीवाईक्यू हैं वो इसमें इंक्लूड किए हैं। थ्योरी भी आपको पढ़ाई जाएगी और डायलॉग है भूलना भूल जाओगे और यहाँ से छपेंगे प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप ये करें एक काम, आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, ये प्रश्न आप और स्टोरी सुन लेना, प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अच्छे से आपने कई जगह से पढ़ा है पर अपनी स्टोरी भी आप सुन लीजिए। स्टोरी क्या है, बात होती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। हमने पहले तो देखो सब कुछ छोड़ो, एक शब्द है पाठ्यचर्या, ठीक है, और एक शब्द है पाठ्यक्रम, दो शब्द है। ये करिकुलम है, ये सिलेबस है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। हमने जो पढ़ना है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। असल में क्या है, ये जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रेखा रूपरेखा 2005 जो है एनसीएफ जिसको हम कहते हैं, ये 2005 वाला कितने नंबर की रूपरेखा है, ये 4 नंबर की है। जैसे एनईपी हमने पढ़ी 2020, वो कौन सी शिक्षा नीति है, तीसरी, तो ये कौन सी पाठ्यचर्या रूपरेखा है, चौथी है। एक 75 में, फिर 1988 में बनी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, फिर सन 2000 में, फिर 2005 में। अब पाठ्यक्रम तो सिर्फ सिलेबस है जो कि अध्यापक और बालक के मध्य में एक मार्गदर्शक का काम करता है, जो ये बताता है कि किस तरह से कैसे चलना है, ठीक है। और पाठ्यचर्या जो है, पाठ्यचर्या का एक हिस्सा है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अलावा पाठ्यचर्या में विद्यालय की अन्य सभी गतिविधियां, खेल कूद, सांस्कृतिक जो भी है, सभी उसमें समाहित होती हैं। अब ये 2005 के मुद्दे से पहले मैं आपको ले चलता हूं 2000 में तीसरी एनसीएफ कब बनी थी। तीसरी एनसीएफ वो बनी थी सन 2000 में, ठीक है जी। तीसरी एनसीएफ कब बनी है, सन 2000 में। जल्दी से क्लास को शेयर शुरू करने वाला प्रोग्राम कर लिया करो। आज तो समय सही है ना, तो लाइट चलेगी और चलेगी, समय की गड़बड़ हो जाती है। अभी मेरे को छुट्टियां हैं, मेरे जो है ड्यूटी पे जाना नहीं, तो अभी आपकी निरंतर क्लास सुबह शाम वाली रहेगी। तीसरी एनसीएफ सन 2000 में जब आई थी तो एक मुद्दा चला गया, विचारणीय विषय, इसको ध्यान से सुनना है आपने, जिससे आपको सब बात क्लियर हो जाएगी। 1993 में एक रिपोर्ट आई थी, प्रोफेसर यशपाल सिंह ने एक रिपोर्ट पेश की थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। यानी कि आप ये मान लो सन 1993 से पहले पहले बच्चों को शिक्षा बोझिल लग रही थी, 2000 आ गया तो भी बोझिल लग रही है, 2004 आ गया। ये जो तीसरी एनसीएफ थी, इनकी एक बैठक होती है, इस समिति की एक बैठक होती है। बैठक में क्या किया जाता है, जो है शिक्षा से संबंधित फोकस जो ग्रुप बनाए जाते हैं, 21 ग्रुप बनाए जाते हैं, समूह बनाए जाते हैं 21। किसकी अध्यक्षता में, वो जो उनको लीड जो कर रहे थे वो कर रहे थे प्रोफेसर यशपाल। कौन लीड कर रहे थे, प्रोफेसर यशपाल। इसके सारे फैक्टर, अब बच्चे पूछने लग जाएंगे सर आज वो पीपीटी वो नहीं है, बिल्कुल है, आप इसको समझे थोड़ा सा। प्रोफेसर यशपाल इसको लीड कर रहे थे। इस समिति ने अपनी वही रिपोर्ट पेश की कि शिक्षा व्यवस्था में हमें सुधार करना चाहिए, यानी कि एक ये अच्छा, ये पाठ्यचर्या और रूपरेखा बनाता कौन है, एनसीईआरटी बनाता है। अपने कहते हैं ना एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होगा। राज्य में पाठ्यक्रम से संबंधित, पेपर से संबंधित जो नियम बनाती है उस संस्था को कहते हैं एससीईआरटी, और जो नेशनल लेवल पर बनाती है, सेंटर लेवल पर, उसको कहते हैं एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। एनसीईआरटी का ये फुल फॉर्म होती है। अच्छा, ये एनसीईआरटी एससीईआरटी इनके बारे में तो अभी मैं जो एनटीटी की जो नर्सरी टीचर भर्ती आनी है, किसी ने ईसीसी का या एनटीटी का कोई डिप्लोमा, आपके अगर कोई बहन भाई कोई आपके 12 पढ़े हुए हैं उनको करवा देना, वो वीडियो देख लेना डिप्लोमा,
सबसे बड़े पैमाने पर अगर जो भर्तियां आएंगी ना, वो एनटीटी टीचर वाली भर्तियां आएंगी, देखना। क्योंकि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है लागू होते ही सभी स्कूलों में, अभी तो इसको प्रयोग के तौर पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ही लागू किया गया है। एनसीईआरटी के द्वारा ये फ्रेमवर्क बनाया जाता है। 2005 में फ्रेमवर्क बनाया गया, मतलब कि जो स्कूल का सिस्टम कैसा होना चाहिए, बच्चे को किस तरह की व्यवस्था दी जानी चाहिए, पिछली कमियों को उन्होंने देख लिया। और ये जो फ्रेमवर्क बनाया, ये जो पाठ्यचर्या बनाई, इसकी अवधारणा क्या रखी गई? इसकी अवधारणा क्या रखी गई कि शिक्षा कैसी हो, वो बिना बोझ वाला तो इसकी टैगलाइन है ही है। तो वो थी संरचनावाद पर आधारित। इसकी अवधारणा किस पर आधारित थी? संरचनावाद, जिसको आप रचनावाद भी कह सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बोले तो कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिसको हम कहते हैं ना, ज्ञान को बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है, संरचित करता है। और संरचनावादियों में हमने पियाजे और व्यागोत्स्की को, मैंने आपको साइको में वो अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और वो जो है, उनका भी मानना यह था कि बच्चा खुद करके सीखता है, ज्ञान को संरचित करता है। इस अवधारणा पर आधारित है पूरा का पूरा फ्रेमवर्क। संरचनावाद अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है कि बच्चा जो है खुद करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करके सीखेगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, गतिविधि आधारित शिक्षण की बात इसमें की जाती है। बच्चा अपने ग्रुप स्टडी की बात करता है कि अपने समूहों में, ग्रुप में रहकर उनसे सीखता है। बच्चा तर्क वितर्क चिंतन करके सीखता है, समस्या का समाधान खुद करना चाहता है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो अपने आप में इसको हम कह सकते हैं संज्ञानवाद थ्योरी या संरचनावाद पर आधारित है। कॉग्निटिव संज्ञानवाद वाली जो थ्योरी, उस पर आधारित ये है। चलिए, अब दूसरी बात, ये इस अवधारणा पर आधारित है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। और टैगलाइन इसकी क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। ये बहुत बार प्रश्न आया है, शिक्षा बिना बोझ के। इंग्लिश में अगर बात कहें तो लर्निंग विदाउट क्या? बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, कि इसका प्रारंभ किससे होता है? एक बात ये आएगी, और एक बात आएगी कि ये किससे प्रभावित है। प्रारंभ वाली बात अगर आपने समझ कर ली ना, वो टैगोर वाली बात समझाऊंगा आपको मैं। और प्रभावित दो चीजों से है ये। एक तो 1986 की जो एनईपी थी, न्यू शिक्षा जो नीति थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली, 1986 वाली, उससे प्रभावित है। दूसरा किससे प्रभावित है? 1993 की प्रोफेसर यशपाल की रिपोर्ट से। प्रोफेसर यशपाल की रिपोर्ट कौन सी? लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। तो इससे प्रभावित है। प्रभावित की बात आए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये प्रभावित किससे है? दो एनईपी 1986 और 1993 की प्रोफेसर यशपाल की शिक्षा बिना बोझ के इस रिपोर्ट से। इसकी अवधारणा, इस फ्रेमवर्क, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क किस पर आधारित है? वो संरचनावाद पर, रचनावाद पर, कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे करके सीखते हैं, अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को संरचित करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग किससे होती है? उस स्क्रीनशॉट लेना था, आगे लिखी हुई है बातें। प्रारंभ, शुरुआत किससे होती है? प्रारंभ वो होती है रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, टैगोर साहब का एक निबंध है। टैगोर साहब का एक निबंध है, कौन सा? सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, इसको हम क्या कहेंगे? सभ्यता एवं प्रगति। टैगोर साहब का एक ऐसे है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, यानी कि सभ्यता एवं प्रगति। इसमें दो बातें की गई है, इसमें दो बातें की गई है, बच्चे की सृजनात्मकता की, और एक बात की गई है आनंदमयी जीवन की। जो उनका बचपन है उसकी बात की गई है। अब इससे शुरुआत होती है। आप ये देखो, इसमें ऐसा क्या है?
और टैगोर साहब ने ये सृजनात्मकता और आनंदमयी जीवन की बात की और आगे लिखा है कि ये जो सोसाइटी है, ये संसार, ये जो मूर्ख संसार है, बच्चे में ये जो दो चीजें होती है ना, इनको खत्म कर देता है। और ये जो एनसीएफ थी 2005 वाली, इसमें इस पर बहुत काम किया गया। अब देखो, मतलब कि टैगोर साहब ने क्या कहा है कि बच्चा जन्म के समय बहुत ही क्रिएटिव होता है, सृजनशील होता है। आपने देखा होगा कोई भी चीजें, बच्चों को ये होता है कि मैं खुद करूं, मैं ये मेरे को दे दो, मेनू दे मन दे, मैं ले बच्चा करता है, बच्चा करता है ना ऐसे, उसमें सृजनात्मकता है। छोटे बच्चे कोई चीज उनको दे दो, खिलौना दे दो, वो खोल के और तोड़ के, उनको ये होता है कि इसमें देखें, जरा सा छेद आ गया, उसको बड़ा गौर से, मतलब उनमें वो कलाकारी पाई जाती है। अच्छा, ये सारा कुछ वो क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कैसे? आनंद के साथ साथ, बड़ी खुशी से कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो एनसीएफ 2005 था, उसने ये कह दिया कि ये जो सृजनात्मकता है, मतलब करके सीखने वाली, मतलब करके सीखना, और कैसे? आनंदित रूप से, खुशी खुशी से, आनंद से सीखना। इसका मतलब फिर इन्होंने क्या कर दिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनाई, उसमें ये लिख दिया कि बच्चे किस तरह से सीखें, रटंत विद्या नहीं, रटंत विद्या नहीं, क्रॉस कर दिया। अब कैसे सीखेंगे बच्चे? बच्चे अपने आप में एक बहुत बड़े कलाकार हैं। प्याजे तो कहता है वो नन्हे वैज्ञानिक हैं, करके सीखेंगे आनंद में। मतलब बोझिल नहीं लगनी चाहिए कि उनको खुला छोड़ दिया जाए, उनको ये काम उनको अपने आप करने दो, बच्चे अपने आप करेंगे। और शिक्षण होना कैसा चाहिए? आनंदमयी, खुशी से। बच्चों को बिल्कुल भी ये फील ना हो कि वो बोझ है, बस्ते वाली फीलिंग की इतना सिलेबस ये करना है। बच्चे के वजन से ज्यादा बड़ा क्या होता है, बस्ता उनका बैग होता है। प्राइवेट स्कूलों में आज भी ये चल रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में एक चीज और है, अपने तो अभी एबीएल किट वगैरह, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो किट आती है, उससे बच्चे खेल खेल के सीखते हैं। प्राइवेट स्कूलों ने तो बहुत पहले इसको शामिल कर दिया। आप समझते हो हमारे प्राइवेट स्कूलों में ये चीज पहले से कहां आ गई? एक नॉर्मल स्कूल होता है, उसमें भी आपको पता है प्ले गेम वाला और ये सिस्टम। ये लोग किसको फॉलो करते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर। और इंटरनेशनल लेवल की जितनी स्कूलिंग है वो साइकोलॉजी पर, मनोविज्ञान पर आधारित है। और ऐसे और अपने जो सरकारी डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल स्कूलिंग को फॉलो करके और उसको अप्लाई करने में थोड़ा सा समय लगता है। प्राइवेट स्कूल वाले पहले कर लेते हैं, इसलिए बच्चे प्राइवेट स्कूल में ज्यादा जाते हैं। लेकिन अभी अपने सरकारी स्कूलों में बहुत शानदार है। एक क्या है, एक पूरा जो एक्टिविटी बेस्ड वाला एक रूम ही अलग से तैयार किया जाता है, जिससे बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो ये निबंध जो है, इससे शुरुआत होती है सभ्यता व प्रगति से। उसमें दो बिंदुओं पर बात की गई है, सृजनात्मकता की और आनंदमयी बचपन की, जिससे हमारी जो फ्रेमवर्क बनाने वाली समिति थी, उन्होंने दो चीजें सीखी कि सृजनात्मकता का मतलब है बच्चे करके, लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं, और दूसरा खुशी खुशी से सीखते हैं। इसका मतलब हमारी लर्निंग को भी कैसा बनाया जाना, टीचिंग को कैसा बनाया चाहिए कि बच्चे लर्न करें तो खुद कुछ ना कुछ कलाकारियां करके। चलिए अब आप अपने इसको पढ़ना शुरू करते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सीखने की प्रक्रिया पाठ्यक्रम आधारित, अध्यापक व विद्यार्थी के मध्य पाठ्यक्रम क्या है, एक मार्गदर्शक, क्योंकि उसको देख देख के फॉलो करते हुए तो आगे बढ़ाना है। क्यूरेरे लैटिन भाषा का शब्द है, करिकुलम लैटिन भाषा के क्यूरेरे वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। इसका मतलब करिकुलम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, एक दौड़ का मैदान है, जिस मैदान में दौड़ते हुए बच्चा अपने आप को कामयाब करता है, अपने आप को सक्सेस बनाता है। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया चौथा एनसीएफ है, पहला 75 में, फिर 88 में, फिर 2000 में आया था। चलिए एनसीएफ 2000 की समीक्षा बैठक, 2000 की समीक्षा बैठक 2004 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, जिसमें 21 नहीं फोकस समूहों का गठन किया गया, जिसमें एनसीएफ 2005 को तैयार किया। अब जरूरी सूचना, बच्चों के बहुत ज्यादा मैसेज और आप ये कह दो कि मेरे ऊपर दबाव, तो क्या मानूं मैं,
मैं खुशी से ही वो काम कर रहा हूं। और टीम वर्क के तौर पे ये जो है सहयोग मिला, तो अपने क्या किया है कि एक निःशुल्क साइकोलॉजी के टेस्ट और उसमें एसएसटी के, और कोशिश करेंगे हिंदी के लैंग्वेज के भी हों, तो निःशुल्क वो जो टेस्ट सीरीज जो है एक क्विज टाइप आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, और फिर क्या है नेक्स्ट डे उसका टेस्ट, मॉर्निंग में इवनिंग में 2 टाइम टेस्ट रखने का प्रयास करेंगे। पहला टेस्ट आपको पता ही आज हुआ है, टाइमिंग वगैरह तो वो संतवीर सर टेलीग्राम में मैंने उसका लिंक शेयर किया था, और एक अपना टारगेट रीट 2025 वाला है, 2 ग्रुप अपने चलते हैं, तो वो जो क्विज होगी वो टारगेट वाले में होगी, तो अपने साथियों को उसकी सूचना दे देना, ताकि आपका रीट से पहले अच्छे से मूल्यांकन हो जाए फ्री में। 2005 2 चीजों से प्रभावित है, 1993 की रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, और 1986 शिक्षा नीति। और ये किस अवधारणा पर आधारित है? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावाद पर। संरचनावाद के बारे में मैंने बता दिया, बच्चा चिंतन मनन करके, विचार विमर्श करके, और लर्निंग बाय डूइंग, और ग्रुप जो है ग्रुप लर्निंग में सीखता है, रटंत नहीं होता इसमें। अच्छा, बच्चा सब कुछ अपने आप कर रहा है, फिर मास्टर जी क्या करेंगे, शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक एक फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है, परामर्शदाता है, एक मोटिवेशन के तौर पर काम करने वाला, मोटिवेशन स्पीकर भी कह सकते हैं आप, यानी कि एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा, और एक मूल्यांकन कर्ता के रूप में काम करेगा, सुविधादाता परामर्शदाता के, यानी कि वो बस सिर्फ एक सहयोग कर रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है। मैं आपको पढ़ा थोड़ी रहा हूं, मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा हूं कि इस तरह से प्रश्न आएंगे। करना तो किसने है? आपने खुद ने। मरे बिना स्वर्ग थोड़ा, तुसी ना करोगे, आप खुद ना करोगे तो कैसे पॉसिबल? आपके अंदर वो चीज, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। मुझे वो 27 फरवरी आपको चैन नहीं आना चाहिए कि 27 फरवरी सर पढ़ा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा ये पढ़ रहे हैं, और हमारे पेपर में सीधे सीधे प्रश्न छपेंगे, और पेपर के बाहर जब आएंगे खुशी खुशी चेहरा खिला होगा, ठीक है, और फिर हम खुशी खुशी फिर लाइव क्लास रखेंगे, उसमें आप कहोगे आहा निहाल हो गया गुरुजी, आज तो चक दिया फटा, ऐसे कर दिया, वो कर दिया। फिर हम एक बहुत शानदार प्लानिंग जो है मेंस एग्जाम के लिए करेंगे, ठीक है, पूरे जोश के साथ। चलिए, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के इस निबंध से होती है, मैंने आपको बताया था 2 तत्वों की इसमें बात है। अच्छा, ये 5 सिद्धांत अगर आपने सीख लिए तो आपको पूरा एनसीएफ याद हो जाएगा। पहला, रटने की बजाय जिंदगी से जोड़ना, यानी कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए? मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए। बच्चा रटने की बजाय क्या है, अपना जो जीवन है रियल लाइफ से जोड़े। दूसरी है, ज्ञान को कक्षा के बाहरी जीवन या वास्तविक जीवन से जोड़ना। ज्ञान सिर्फ कक्षा वाला ज्ञान ही नहीं, बच्चे को इस तरह से एग्जाम्पल दिए जाए, कुछ सिखाते, जैसे आप 5 भाई बहन हो, कितने भाई बहन हो? 4, ठीक है, 4 आप भाई बहन हो, 3 आप भाई बहन हो, परिवार में कितने लोग हैं? ठीक है, मान लो 2 ये कर रहे हैं, 2 ये 2 बार गए हुए हैं, कितने रह गए, तो वो देखेगा इस तरह से। मतलब उसके व्यवहारिक जीवन से, बाहरी जीवन से, वास्तविक जीव से जोड़ना, इस तरह से एग्जाम्पल सेट करना, और बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो कुछ चीजों को इस तरह से कि वो रिलेट कर सके चीजों को, जिस दुनिया का हिस्सा बच्चा उसी दुनिया से जोड़कर आनंदमयी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जोड़कर आनंदमयी तरीके से सिखाना। तीसरी चीज, परीक्षा प्रणाली लचीली और सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब यहां पर है सतत व व्यापक या सर्वांगीण, ये सीसी कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो सतत व व्यापक मूल्यांकन हम पढ़ते हैं। तो शिक्षा परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। मतलब वो नहीं पेपर पेन वर्क नहीं कि बच्चा लिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा ऐसा भी होना चाहिए कि मौखिक प्रश्नोत्तरी भी होनी चाहिए, सिर्फ लिखने वाला ही नहीं। और ऐसी परीक्षा हो कि बच्चे का सर्वांगीण चहुमुखी विकास हो। विकास कौन सा? शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, और नैतिक विकास हो। सब तरह के विकास की बात की जाए। कैसी हो? खुली पुस्तक परीक्षा जो है ना, इसको लागू करने की बात। और अभी एनसीएफ 2020 में बात की गई है, बुक को देख के बच्चा प्रश्न करे रे पेपर में। देखो, खुली पुस्तक परीक्षा लागू हो,
व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण, अगर व्यावसायिक शिक्षा देनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तो क्या है 2000 उसमें तो छठी क्लास से व्यावसायिक शिक्षा देने की बात की गई है। और अभी तो आपको पता है 2005 के बाद एनसीएफ नया आ गया है, लेकिन अपने सिलेबस में तो ये है। एनसीएफ तो 2021 वाला और वो आ गया है, उसको लागू अभी तक किया नहीं गया। व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण 16 साल से कम हेतु नहीं होना चाहिए, उसके बाद वालों को दिया जाना चाहिए, यानी कि 10वीं के बाद आप मान सकते हो। परीक्षा हॉल में कागज कलम की परीक्षा के अलावा मौखिक परीक्षा और समूह कार्य मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिर क्या है, फिर बात आ गई ये वाली, कक्षा 7 से स्थानीय परीक्षा शुरू हो, कक्षा 5 व 8वीं में बोर्ड खत्म कर दिया जाए, कक्षा 10 में जो है बोर्ड की परीक्षा को वैकल्पिक बना दिया जाए, बच्चे की इच्छा है बोर्ड वाला एग्जाम देना है या नहीं देना। और देखो कितनी पुरानी 2005 की बातें हैं, अभी तक लागू नहीं हो पाई। एनईपी 2020 में फिर 10वीं के लिए ये ऑप्शन रखे जाएं, ये किया जाए वो किया जाए, साल में 2 बार परीक्षा की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई है। मतलब चीजें लागू होने में काफी समय लग जाता है, अभी तक तो ये इसकी बातें अभी तक लागू नहीं हो पाई और 2021 में फिर आ गया। ठीक है, और त्रिभाषी फॉर्मूला आपको पता है, त्रिभाषी फॉर्मूला की बात 2020 की शिक्षा नीति में की गई, 2005 के इस करिकुलम में फ्रेमवर्क में की गई। कोठारी समिति 64, 65, 66 कब थी, उसने भी ये त्रिभाषा फॉर्मूले की बात की थी, अभी तक उसको लागू किया नहीं जा सका। पाठ्यचर्या कैसी हो, गुणवत्तापूर्ण व सामाजिक न्याय को पाठ्यचर्या में सुधार का मुख्य बिंदु माना जाना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और सामाजिक न्याय की बात की गई हो। इसकी संरचना में इसके जो कंस्ट्रक्शन होगा पर्यावरण को महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। और किस कक्षा से, कक्षा 3 से 5वीं तक पर्यावरण को पढ़ाया जाना चाहिए। अभी भी लेवल फर्स्ट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बार बार कहता हूं 3 से 5 वाली, हालांकि मैं उसमें से प्रश्नोत्तरी निकाल के आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से 3 से 5 की क्लासों वाली सारी बातें करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जो मुख्य आपके लिए है। तो क्योंकि वहां पर्यावरण में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ये आपका सजीव जगत है, हमारी सभ्यता वाली बातें हैं और खूब सारी ये रोग प्रतिरोध जो भी है सारे उसमें दिए हुए हैं। पर्यावरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, कल्पना व मौलिकता को महत्ता दी जाए। किताबी ज्ञान के स्थान पर पाठ्यचर्या बच्चों को इतना सक्षम बनाए कि वे अपनी आवाज ढूंढ सकें, बच्चे स्वयं से सवाल पूछ सकें, बच्चे अपने आप को जान सकें, बच्चे अपने अनुभव को, उसके अनुभव की जो संरचना है उसको स्कूली ज्ञान से जोड़ सकें, खुद सवाल कर सकें कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या करने आया हूं, मैंने इतना सीख लिया, कितना सीख लिया, क्या कर लिया, क्या नहीं, सारे सवाल जवाब। इस तरह से पाठ्यचर्या को बनाना है कि बच्चे इन सब में सक्षम हो जाएं। ठीक है, सामान्य बातें हैं इसलिए इनको सीधा मैं आपको बता रहा हूं, कोई ऐसा है नहीं, सार रूप में और बता दूंगा। ठीक है, ऐसा विद्यार्थी बनाना जिसमें राष्ट्रीय व लोकतांत्रिक मूल्य शामिल हो। राष्ट्रीय व लोकतांत्रिक मूल्य कि बच्चा थोड़ा सा ना कंडीशन के अनुसार किस तरह से कैसा रिप्लाई देना है, क्या करना है। अभी आपको पता भावुक हो जाते हैं, एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं, देश हित की, राष्ट्र की और लोकतंत्र की बात फिर लोग भूल जाते हैं। तो कहते हैं बच्चे को उस समय से ही ऐसा तैयार करना है जो लोकतांत्रिक मूल्य जो है, राष्ट्रीय हित उसके लिए सबसे ऊपर हो। पाठ्यचर्या को किताबों से दूर ले जाना, पाठ्यचर्या को सिर्फ किताबी ज्ञान की बात ना हो, अधिगम सिर्फ सूचना मात्र नहीं ज्ञान हो। सर्वांगीण विकास हेतु विषयों को आपस में जोड़ना, विषय एक दूसरे से संबंधित को रिलेट करके पढ़ाए जाने चाहिए। एनसीएफ में कुल 9 विषयों की बात की गई है, जिसमें से हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि भाषा के संदर्भ में क्या बात की गई है, क्योंकि भाषा पर भी प्रश्न आ जाता है। गणित के संदर्भ में एनसीएफ में क्या बात की गई है, विज्ञान के संदर्भ में क्या बात की गई है, और हमारा जो सामाजिक विज्ञान को तो एनसीएफ ने 2005 में अनुपयोगी विषय माना है कि इसका कोई आगे वाले जीवन में कोई बड़ा योगदान है नहीं। ठीक है, कला और शांति शिक्षा के बारे में क्या बात की गई है। यहां बात करें तो शांति की शिक्षा, शांतिपूर्ण जो है ना,
पीस वाली जो शिक्षा कैसे मिलेगी, कि बच्चों को ऐसे महानुभवों को बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसी फिल्में दिखाई जानी चाहिए जिससे उनको अहिंसा वाली प्रवृत्ति उसमें आए। और नैतिकता बच्चे कैसे सीखेंगे, नैतिकता के लिए बच्चों को क्या है, महिलाओं की, स्त्रियों की, उनकी क्या है, रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाए। महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति, जो लड़कियों के प्रति उनमें रिस्पेक्ट की भावना जो है आए, है ना। ये जो अपने एथिकल मूल्य जिसको हम कहते हैं, नैतिक शिक्षा बच्चे में इतनी आ जाए कि लड़कियों की और महिलाओं की रिस्पेक्ट करे, तो वो शांत प्रिय जीवन वैसे ही उनका सेट रहेगा। कला वाले जितने भी विषय पढ़ाए जाते हैं, अपनी बच्चे अपनी संस्कृति को, सभ्यता संस्कृति को समझ सके इसलिए पढ़ाए जाते हैं। इसको तो उन्होंने अनुपयोगी विषय बना दिया। विज्ञान बच्चा प्रयोग वगैरह, गणित में बच्चा तर्क, चिंतन, और भाषा में 3 तरह के मुद्दों की बात की गई है। एक बच्चा मातृभाषा में पढ़े, आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी बात की गई है। एक बच्चा त्रिभाषी फार्मूला की बात की गई है, जिसकी हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की थी। एक बच्चे की मातृभाषा होगी, दूसरी मान लो राजस्थानी, बागड़ी, पंजाबी होगी, दूसरी फिर वो हिंदी वगैरह हो जाएगी, और तीसरी उसकी 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा हो जाएगी। फिर बहुभाषीयता की बात। बहुभाषीयता बच्चे के लिए एक संसाधन का काम करे, शिक्षक के लिए एक समस्या नहीं। जैसे मान लो टीचर है, मेरी पोस्टिंग मान लो जैसलमेर में हो गई, और बच्चा जो है वो एक बच्चा तो है कि उसकी मातृभाषा मान लो मोमडन है तो उस तरह की है, एक बच्चा है कि उनकी मातृभाषा ठेठ वहां वाली जो मारवाड़ी है वो है, तो अलग अलग टाइप के इस तरह से बच्चे हों, ठीक है। तो वो बहुभाषीयता को संसाधन बनाया जाना चाहिए, समस्या नहीं। उस पर आधारित बच्चा जिस मातृभाषा से जुड़ा हुआ है उस लैंग्वेज में, उस लहजे में उनको पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे की रुचि बढ़े, बच्चा खुशी खुशी पढ़ सके, ठीक है। बहुभाषीयता की बात की गई है। गणित में क्या है, इस पाठ्यक्रम में क्या है, तर्क, चिंतन। गणित अगर करेगा बच्चे में तर्क, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आपको पता है कि ये जो साइन थीटा और कोस थीटा और ये जो चीजें हैं, ये जीवन में कभी काम आती है क्या? आप कहीं कोई सामान लेने गए तो आप लगाते हो क्या साइन थीटा का, और ये मान निकाल के और ये कुछ किया? नहीं। लेकिन 10th में इसको क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आप चिंतन, तर्क, चीजें, गणितीय जो चिंतन आप में विकसित हो चुके, आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके, इधर उधर जोड़ तोड़ करके। इसीलिए गणित, साइन कोस थीटा जीवन में कहीं काम नहीं आते अगर आपने उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना। आप में चिंतन और तर्क की बात जो है ना, वो चीजें आप में विकसित हो जाए, इसीलिए उसको पढ़ाया जाता है। और कई बार कह देते हैं जी जीवन में काम नहीं आना, क्यों पढ़ाना? जीवन में काम नहीं आना किसी ने अगर सिलेबस में शामिल किया, बुद्धिजीवी लोग हैं, सोच समझ के शामिल करते हैं, उसका मतलब है कि आप में तर्क चिंतन की भावना बढ़े, ठीक है। आप उसको कर करके देखते हो, ये मान आया, ये आया, इसको खपाते हो, तो बहुत सारी चीजें जो है ना, इसके द्वार जो है खुलते हैं। समस्या को सूत्रबद्ध व समाधान, समस्या को पहचान सके, समाधान कर सके, गणित में ऐसा पाठ्यक्रम शामिल किया जाए। विज्ञान में क्या हो, विज्ञान में ऐसी चीजें शामिल की जाए, बच्चा अनुसंधान, अन्वेषण, कोई रिसर्च, कोई खोज को बढ़ावा मिले उन्हें। विज्ञान मेले आयोजित किए जाने चाहिए। सामाजिक अध्ययन को तो इनको तो उन्होंने अनुपयोगी से ही बना दिया बेचारे को, मुझे बड़ा दुख हुआ, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं, अवधारणात्मक समझ, कंसेप्चुअल जो है ना, वो उनमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए, बच्चे कंसेप्ट जो है ना, आप अवधारणा बच्चे की, उस चीज को जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो कंसेप्ट जो पढ़ाया जा रहा है, वो बच्चे के समझ आ जाए। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण, कक्षा 3 से 5 तक अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। अन्य विषयों में बात करें तो माध्यमिक शिक्षण को रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। और क्या किया जाना चाहिए? और किया जाना चाहिए कला शिक्षा। कला शिक्षा के लिए क्या कहा, इसे विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, कि हमारी पहले विरासत ऐसी थी। छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, बच्चों की पर्सनालिटी, बच्चे गर्व महसूस करें कि हमारी सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर बहुत शानदार है, बहुत समृद्ध है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में
गंगा रहता है या गंगा बहती है, ठीक है। स्वास्थ्य को विकसित करना, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है उस क्लास में एनईपी 2020 में। समावेशी शिक्षा क्या होती है भाई? जिसमें सभी तरह के बच्चे एक ही विद्यालय में, एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे मान लो एक साथ सीख सके, जिसमें मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे भी हों, प्रतिभाशाली, सृजनशील, और जो पिछड़े बालक हैं, पिछड़े आर्थिक रूप से भी हो सकते हैं कि मान लो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि वो एक डेली नहीं आ पाते, और नहीं फिर वो उस वजह से क्या है कि वैसे भी पिछड़ जाते हैं, और वो बच्चे भी जो जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है, सुनने से संबंधित, देखने से संबंधित, बोलने से संबंधित, जिसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, है ना, वो वाले सभी बच्चे एक साथ एक जगह सीख सके, वो समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर इन्होंने जोर दिया है। अच्छा, यहां से एक प्रश्न पक्का आता है। एक प्रश्न देखो, प्रश्न 3 जगह से बनने के चांस है। एक तो इसकी टैगलाइन शिक्षा बिना बोझ वाली, और इसका प्रारंभ कहां से होता है और किस अवधारणा पर आधारित है, इनमें से एक जगह होगी। दूसरी जगह होगी भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक, इनमें से किसी विषय से संबंधित दे देगा कि इसमें किस तरह के पाठ्यक्रम की बात की गई है, ठीक है। तीसरी बात होगी ये, एक सत्र में क्या है, 200 दिन का शिक्षण कार्य होना चाहिए पूरे साल में, 365 दिन में 200 दिन स्कूल लगना चाहिए। 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन हेतु होना चाहिए, और 40 पता नहीं 45 घंटे है ना, 45 घंटे शिक्षक को दिए जाने चाहिए उस सत्र में। बच्चा क्या, शिक्षक वो फीडबैक और अपना काम कर सके, अपने को निखार सके। निखारने का मतलब ये नहीं बढ़िया और लगा लू के वो नहीं, 6 घंटे प्रतिदिन स्कूल, कम से कम कितना, कम से कम 6 घंटे बच्चा प्रतिदिन स्कूल में पढ़े। 10 से 4 कितने हो गए, 6 हो गए क्या। पूर्व प्राथमिक कम से कम 3 घंटे बच्चा स्कूल में ठहरे। कक्षा, अब देखो इसमें फिर गृह कार्य की बात आ जाती है। गृह कार्य जो है वो कैसा होना चाहिए, गृह कार्य जो होना चाहिए वो होना चाहिए, ये देखो यहां हम ये लिखा ही हुआ है, चलो दोबारा लिख के समझे क्यों। कक्षा 2 तक कोई भी गृह कार्य नहीं, कक्षा 2 तक क्या है, किसी भी तरह का गृह कार्य नहीं। और कक्षा 3 से 5 तक कितने घंटे, 1 घंटे था क्या प्रति सप्ताह, 2 घंटे था क्या, 1 घंटे था, वो आप देख लेना, ठीक है। और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 घंटा प्रतिदिन। एक बात का ध्यान रखना, कक्षा 2 तक कोई भी गृह कार्य नहीं है, ठीक है। और फिर अब आप ये देखो कि कक्षा 2 तक कुछ भी नहीं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें कोई सिलेबस नहीं, कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं, बच्चे खेल 2 तक ही रखा हुआ है, ये इन्होंने पहले डिसाइड कर दिया था, समझ गए। और कक्षा 3 से 5 तक ये हमारी 2 नंबर की जो स्टेज आ गई, प्रीपेरिटरी स्टेज वाली, 3 से 5 तक, उसमें 1 या 2 घंटा भाई मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। प्रति सप्ताह का बताया है कि इतने घंटे जो है कार्य होना चाहिए, ठीक है जी। फिर जो है उच्च प्राथमिक यानी के 8वीं तक, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने मिडिल स्टेज माना है, उसमें प्रतिदिन 1 घंटा जो है बच्चे को गृह कार्य इतना देना चाहिए कि 1 घंटा उसको काम करना पड़े। ये पूछा गया प्रश्न था माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 10वीं 12वीं स्तर पर। यहां ये 1 नहीं है, ये 2 घंटे है भाई। कितने हैं, 2 घंटे प्रतिदिन है। ये प्रश्न पूछा गया था कि कितने घंटे प्रतिदिन, उसको 2 घंटे प्रतिदिन का कार्य मिलना चाहिए। चलिए अब अपने स्टार्ट करते हैं। हाँ, कमेंट में कईयों ने बता दिया है, ठीक है भाई। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपने जो सहेलियां और बेलियां जो भी हैं सबको इधर उधर बुला रहा हो, थोड़ा थोड़ा ना इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया करो, इमोशनल अत्याचार। एमसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सबको पता है भाई, प्रोफेसर यशपाल। चलिए राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन क्या है, मुख्य दर्शन है शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट साथ में लिखा करो बर्डन। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत
नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहर से, जीवन से जोड़ना। एक तो ये पढ़ लिया करो अच्छे से कि पूछा क्या है, नहीं है या है नहीं। कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये तो है ही। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना, बिल्कुल बात है। अधिगम की रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, रटने वाली को तो हटा ही दिया, रटंत विद्या को तो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, करके समझ के विचार करके सीखे। पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास पर, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित। सेंटर बिंदु क्या होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, डर लगता है तन्हा जीने में जी, दिल तो बच्चा है जी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2000 के बाद कब आई? 2005। हमने याद किया 1975, 1988, सन 2000 और फिर 2005। और एनईपी ये है एनसीएफ और एक है एनईपी 1968। 2 नंबर का बाई 1986 जिसमें 92-93 में संशोधन हुआ। तीसरी का बाई 2020 में। ये चौथा था और पांचवा 2021 वाला हमारे सिलेबस में है नहीं अभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नई जो है ना वो बनाई है अभी, है ना, लागू नहीं हुई। 5 नंबर एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है भाई? करके सीखने, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी। ये बात यहां गलत लिख दी है भाई, थोड़े से ऑप्शन सही नहीं डाले। समस्या हल करने पर भी खुद को, और ये उत्तर आएगा नहीं तो 1 नंबर उपरोक्त सभी तो बनेगा नहीं। फिर समस्या समाधान पर भी बात करता है, करके सीखने पर भी, ठीक है, तो ये भी सही है। और वैसे तो ये भी सही है और ये गलत है। ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, आप बता देना। करके सीखने पर बल देता है ये, करके सीखने 1 नंबर मान लो आप, उपरोक्त सभी को छोड़ दो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया किसको? भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं प्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ये वाला कहां से डाल दिया? पाठ्यक्रम सुधार। ये बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभव, ये जो कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, मैंने आपको कहा था संरचनावाद पर आधारित है। और ये उनका जो अनुभव, बच्चे खुद जो अनुभव बनाते हैं वो उस पर जो है बहुत अधिक बल दिया गया है। सी नंबर इसका ऑप्शन ठीक है। प्रश्न संख्या 7, भारत में शिक्षा की सामाजिक संदर्भ से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एनसीएफ 2005 में किस बिंदु पर विचार विमर्श किया गया है? ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करते हुए उसमें ज्ञान व अनुभव के नए क्षेत्रों को सम्मिलित करना, शैक्षिक कार्यों के चयन में समावेशी रवैया बिल्कुल जिक्र किया गया। ऐसे शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को जो सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सजग हो, इसकी भी बात है। विचार विमर्श की जो विचार विस्तृत करते हुए उसमें ज्ञान व अनुभव की बात है, समावेशी रवैये की बात है, समूह सहभागिता सभी जो है, उपयुक्त सभी कथन इसमें सत्य है। चलिए, अब मेरे को ये लगता है आपका समय ना ज्यादा लगे, मैं तो आपके लिए छोड़ देता हूं। शिक्षार्थी केंद्रित। चलिए, पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए बताइए बताइए। अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु, वातावरण, पाठ्यक्रम, कुछ भी मान लो। लो 1 नंबर पाठ्यक्रम कौन? ठीक है, सिलेबस हो गया आपका। कौन महत्वपूर्ण है? अध्यापक है, कुछ भी नहीं है। ये बच्चा, बच्चा महत्वपूर्ण है। कर दो शेर शुरू वाला ना, आपने काम ही खत्म कर दिया। देख लो, ये क्लास L1 L2 दोनों के लिए, फिर भी देख लो, आते नहीं हो आप लोग ने। फिर मैं वो कह देता हूं, कीड़े कीड़े तो किसको क्या पढ़ने हैं, कीड़ों को भी कीड़े नहीं पढ़ते आजकल। बिना किसी मध्यस्थता के नहीं हो सकता सीखना। स्कूल में कक्षा कक्ष के भीतर ही संभव है। सीखने की एक उचित गति हो ताकि विद्यार्थी रट सके। स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह प्रक्रिया। देखो कितने आसान ऑप्शन देते हैं। मैं कहता हूं थोड़ा सा समय लगा के अपने दिमाग का सदुपयोग करते हुए इस 2-2.5 किलो के सिर में आपके एक भेजा छुपा हुआ है ना, जो
उसका उपयोग करते हुए अच्छे से आप इत्मीनान से पढ़े ना, ये चीजें बड़ी आसान है। फ्री के नंबर है। देखो जो है ना 3-4 जो इकाइयां हैं मनोविज्ञान की, बिल्कुल आसान आसान जो वाली मैं करवा रहा हूं, मतलब उसको एक बार समझ लिया प्रश्न गलत नहीं होगा। हाँ वो तो आपके वो CCR CCSR वो आपके तो बड़ी मुश्किल पैदा कर देते हैं कई बार। बाल विकास है, अधिगम है, लेंथी टॉपिक है, हो सकता है आपको कम, तो ये तो फ्री के है ना। चलिए आपने सही उत्तर दिया है। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह से बच्चा जो है सीखता है, उसमें चलती रहती है सीखना, ये है स्कूल के भीतर और बाहर। अच्छा ये है NCF 2005 के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के पहलू हैं अर्थ निकालना, अमूर्त सोच। चलिए बताइए एक बार कमेंट करके, अमूर्त चिंतन प्याजे ने जो कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव थ्योरी में संज्ञानवाद में 4 हमने स्टेजेस पढ़ी थी, उसमें से कौन सी स्टेज में बच्चे में अमूर्त चिंतन की अवधारणा विकसित होती है? चलिए कमेंट करके बताएं। और विवेचना, अमूर्त सोच, अर्थ निकालना, ये सारी बातें मनोविज्ञान मानता है, तो इसका मतलब अधिगम की प्रक्रिया के ये सभी पहलू हैं 1 2 3। चलिए ये तो कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी बता दो। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी या चौथी, एक तो इस तरह से बता सकते हैं। दूसरा आप नाम लिख सकते हैं, कंक्रीट, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, या ऑपरेशनल या सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? बालकों के लिए वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा, ये देख लो खुद के द्वारा। बहुत कितने आसान ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे बेहतर इनमें से देखो, अगर पूछा जाए कि बालकों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षा में शामिल, तो ये वीडियो वाला भी है, प्रदर्शन वाला भी है, लेकिन सबसे बेहतर की बात है तो खुद बच्चे जो खुद सीखते हैं वो सबसे बेहतर है। मैंने आपको कह दिया कि सृजनात्मकता की, करके सीखने की, लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है के बजाय ज्ञान का विकास होता है। भाई ये तो एक तो बात होगी, ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है, ये इसकी बजाय क्या, ज्ञान का विकास होता है। ये बात सही है क्या? इसकी बात की गई है और इसकी संरचना की जाती है, बच्चा कंस्ट्रक्ट करता है। भाई एक ये बात कही गई है, या शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने चाहिए। विषय उसका केंद्र बिंदु थोड़ी होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित, ये उल्टे कर दिए, बिल्कुल उल्टे कर दिए। अध्यापक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। और इसका ठीक उत्तर, और 4 नंबर ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही है, ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, ये नहीं। इसकी बजाय क्या होना चाहिए? ज्ञान का विकास होता है और उसकी संरचना की जाती है। अधिगम तो चलता ही रहता है, विकास होता रहता है उसका। एक ना एक समस्या आपके जीवन में, बड़ी कठिन समस्या चल रही है प्यारे बच्चों। वो समस्या ये है कि जब आप किसी से पढ़ते हैं, मेरे से या किसी से भी, तब तो ये लगता है हाँ बहुत बढ़िया समझ आया, कि जब प्रश्न करने लगते हैं तो फिर ऐसे लगता है मान तो की आवे को नहीं। बहुत बच्चों की ये समस्या होगी, भी मान्यता की आवे को नहीं, ते थोनू आना की है। अब आपने क्या करना है, एक तो ना अपनी बुक भी पास में रख लिया करो, मैं पढ़ाता हूं तो उसमें थोड़ा सा ये कर लिया करो। और दूसरी बात ये है कि जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा, आपके पास वो हार्ड कॉपी नहीं होगी उस सब्जेक्ट की जो मैंने पढ़ाया, सिर्फ वीडियो में देखा हुआ, उस समय तो याद रह गया, लेकिन आप या तो उसी दिन उसका रिवीजन कर लो या नेक्स्ट डे उसका रिवीजन जरूर करो। मैंने आपको ये बात बार बार बोली थी, वो एक दो बच्चे नहीं सर जी माने तो पहला बता दिया करो टॉपिक। अरे मुझे मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से बताता हूं कि आपको जो टॉपिक मैंने करवा दिया वो नेक्स्ट दिन के प्लान में, टाइम टेबल में आप डाल लिया करो, क्योंकि यहां मैंने पढ़ा दिया, अब कल आपका साथ में रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपका वो टाइम टेबल का शेड्यूल चलता रहेगा।
समझ रहे हो ना, फुली मेरे पर डिपेंड मत रहो आप कि मैंने पढ़ा दिया और देख लिया और कल्याण हो गया। नहीं, आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में कुछ मटेरियल बच्चे होना चाहिए। और फिर मैंने एसएसटी का तो सस्ता सुंदर बता दिया, कलाम की पतली पतली या उत्कर्ष की जो भी आप ले रखी है उसको पढ़ते रहो, बड़े पोथे नहीं पढ़ने आपने, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि उसका आप रिवीजन करोगे ना तभी वो कामयाब है, अन्यथा नहीं। रिवीजन जरूरी है। अभी भी 40 दिन की योजना बना के एक अच्छी सी 5 दिन में जो पढ़ा फिर उसका एक दिन रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, क्योंकि भूलना मानवीय प्रवृत्ति है। पेपर में जाओगे ना आप, जिन्होंने जितने पेपर दिए हैं आप देखना, आप बताना मुझे, बहुत कोई 5-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे ये तो देखा हुआ नहीं है। सारे प्रश्न आपके देखे हुए होते हैं ना, और ऑप्शन आपके सामने होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन नहीं उठाया जाता, हाथ कांपते हैं उस समय, दिमाग डिसीजन नहीं ले पाता। कारण क्या है? उस आपका रिवीजन नहीं है। सबसे ज्यादा बार बार निरंतर पुनर्अभ्यास करना है आपने, अगर आपको पेपर में कामयाबी चाहिए तो। एक बार कितने अच्छे से कर लो टॉपिक को, पॉसिबल नहीं है कि वो आपका 100% हो गया, बिल्कुल नहीं। मां सरस्वती चुपी रह जाती है। तो आज मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, 40 दिन बाद ये रहेगा क्या? कम से कम पेपर तक इसकी 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। इस तरह से अपना शेड्यूल बनाओ आप। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनात्मक अधिगम परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है? फैसिलिटेटर है, सुविधा दाता है, मार्गदर्शक है, मूल्यांकन करता है, उत्प्रेरक है, अभिप्रेरक है ना? ये बातें हो गई। प्रश्न संख्या 14, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। चलो, अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक, तानाशाह। ये तानाशाह तो कैसे हो जाएगा, है ना, पर ये तो आप समझ गए, उत्तर आने भी लग जाते हैं आपके। चलो, आगे का जो भी प्रश्न होगा ना, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, उत्तर लिख देना जल्दी जल्दी स्पीड में, शाबाश। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र विभिन्न मुद्दों पर कौन से पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र भी कौन से मुद्दों पर वो जो है आलोचनात्मक चिंतन जो है करने का अवसर प्रदान करता है। ये सभी जो पहलू है ना, चिंतन की बात आ जाती है तो फिर सभी पहलुओं पर चिंतन तो आपका चलना चाहिए। सभी पहलुओं की चिंता कर लेते हो, चिंतन नहीं हो सकता। चलिए, एनसीएफ 2005 में एक बालक की कौन सी बुनियादी क्षमताओं का उल्लेख किया गया है? बताइए। भाषा, संबंध बनाना और वो रिलेशनशिप बॉन्ड जो होता है कायम रखना, कार्य एवं क्रिया संबंधी क्षमता, उपयुक्त सभी। चलिए, कौन सी बुनियादी क्षमताओं का उल्लेख किया गया है? जल्दी 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 कमेंट। भाषा, संबंध बनाना और कायम रखना, कार्य एवं क्रिया संबंधी क्षमता। ठीक है, मेरे को लगता है आप आए हुए प्रश्नों को पढ़ लेते हो, सीधे उत्तर बता रहे हो। नहीं नहीं भाई, तैयारी है बच्चों की, तैयारी है भाई, डिमोरलाइज नहीं करना आपको। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या में ज्ञान के अधिगम संबंधी सिद्धांत की चर्चा नहीं की गई। कौन से की नहीं की गई है? सामाजिक यथार्थ, सुत्ती पई नु हिचकियां होंगियां, हिचकियां आ गई, कौन याद कर रहा है? सामाजिक यथार्थ और परिवेश के प्रति आलोचना दृष्टिकोण का विकास, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, कक्षाई प्रक्रियाओं में समानता के मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता होना, जांच के खुलेपन और उपयोगिता को पहचानना। आय हाय हाय, अब मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। प्रश्न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। चलिए, प्रश्न है पाठ्यचर्या में ज्ञान के अधिगम संबंधी सिद्धांत की कौन से की भी किस तरह के ज्ञान की बात नहीं की गई है? सामाजिक यथार्थ और परिवेश के प्रति आलोचना, कक्षाई प्रक्रियाओं में समानता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना, ठीक है, जांच के खुलेपन और उपयोगिता को महत्व, खुले तरीके से जांच होनी चाहिए, प्रश्न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। ठीक है जी, बताइए जल्दी 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 जल्दी, कौन सा कौन सा कौन सा? इसका ठीक उत्तर है हतोत्साहित नहीं करना होता, इसको करना होता है प्रोत्साहित। बच्चा अगर प्रश्न कर रहा है उसका हौसला बढ़ाना। प्रश्न पूछ लिया, उसको कहना वाह शाबाश, आप कुछ पूछना चाहते हैं, शाबाश पूछो। ये नहीं कि कुछ नहीं पूछना, बोलना नहीं, मेरे आगे चुप हो जाओ, बैठ जाओ,
बदतमीज, बेशरम, बेहया, ठीक है, हतोत्साहित करना नहीं, प्रोत्साहित करना। 2005 में एनसीएफ 2005 में बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते शीर्षक में किन कमियों अथवा कमजोरियों पर चर्चा नहीं की गई, चर्चा नहीं की गई, इस बातों को अच्छे से पढ़ लिया करो। शिक्षक के कक्षा प्रबंधन कौशलों के अभाव की ये इसकी शिक्षा शास्त्र के पेडागोजी जो है बुनियादी कौशलों में कमी का, सेवा पूर्व प्रशिक्षण में शिक्षा शास्त्र के पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी का, स्थानीय ज्ञान परंपराओं के प्रति अरुचि का। मतलब एक शीर्षक बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते, एक शीर्षक जो है वो बनाया गया, मतलब एक लेख लिखा गया कि बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते। उसमें फिर चर्चा की गई कि क्या क्या वजह रही होंगी कि बच्चे नहीं सीखते। शिक्षक कक्षा प्रबंधन कौशलों का शिक्षक में अभाव पाया जाता होगा, बच्चे से कक्षा को व्यवस्थित नहीं कर पाता होगा, बच्चे नहीं सभी पढ़ रहे होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे। बुनियादी कौशलों की कमी हो सकती है, पेडागोजी शिक्षा शास्त्रीय बुनियादी कौशलों की। सेवा पूर्व प्रशिक्षण में शिक्षा शास्त्र के पर्याप्त प्रशिक्षण की कमी, जब सेवा में आने से पहले उन्होंने ट्रेनिंग ली, बीएड की, बीएसटीसी की, तो उनको वो पर्याप्त प्रशिक्षण जो मिला ही नहीं, कई बार जाते नहीं, ये हो सकता है। ठीक है, ये सारी बातों की चर्चा की गई है। स्थानीय परंपराओं के और ज्ञान के, और ये कोई बात नहीं है, स्थानीय परंपराओं से तो ज्ञान को जोड़ना होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शांति शिक्षा को, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में, ना अलग विषय की तो शांति, ऐसे विषय बहुत हो जाएंगे, ये तो एसएसटी को कह रहे हैं कि अनुपयोगी विषय। नैतिक शिक्षा को पढ़ाने से, अच्छा ये भी हो सकता है ना। फिर चौथा, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ये मैंने आपको उस समय बताई थी कि महिलाओं के, लड़कियों के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करवाए जाने चाहिए। उस तरह की कोई फिल्म, कोई ड्रामा जो है वो बनाया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों में शांति शिक्षा को जो है बढ़ावा मिले। चलिए, इशारा आने लगा है मुझे क्लास बंद करने का, लेकिन बंद नहीं करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। मैंने कहा था बहुभाषा समस्या नहीं है, जितनी भाषाओं के बच्चे होंगे उनको उन भाषाओं में अगर सिखाया जाता है, अपने आप में वो संसाधन बन जाता है कि बच्चे को सिखाने का हमारे पास एक सोर्स आ जाता है। यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। इनमें से सभी, अब देखो, अगर उसी की भाषा में सिखाया जाता है, मान लो किसी ऐसी पृष्ठभूमि का बच्चा है जिनकी भाषा अजीबोगरीब है, तो उस भाषा के कारण बच्चा पीछे ना छूट जाए, इसलिए बहुभाषावाद को तवज्जो दी जाती है। प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है अगर उनको उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाता है। यह बालकों को अपने विश्वास, कई लैंग्वेज में जब हम उनको पढ़ाते हैं, अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। इनमें से सभी, इसलिए पढ़ाते पढ़ाते मैं कई बार बागड़ी का डायलॉग किते किते पंजाबी दा आपा टूटी फूटी जेड़ी भाषा आउंदी आपा सिट देईदा ना, ताकि आप थोड़ा सा बागड़ी में बोलूंगा तो बागड़ी वाले क्या बोलेंगे, ओ रे गुरजीत है तो बहुत ही बढ़िया बोल लो, ठीक है। ये होता ही है। बागड़ी कल्चर का अगर पंजाबी बोलेगा ना तो मैं भी अचानक कह दूंगा, वाह भाई एकदम ऐਵੇਂ लगता है तुसी पंजाबी है ना, ये हो जाता है। ये सिस्टम बना हुआ है। 2005 के अनुसार आरंभिक स्कूली शिक्षा का पहला सरोकार है बालक की भाषा क्षमता के विकास से। आरंभिक स्कूली शिक्षा में, आरंभिक स्कूली शिक्षा में मैंने, जब आप याद करो, मैंने आपको जब पढ़ाया कि इस विषय में ये होना चाहिए, इस विषय में ये होना चाहिए, तो आरंभिक स्कूली शिक्षा में बालक की भाषा क्षमता के विकास से, बालक की पर्यावरण के प्रति समझ के विकास से, बालक की गणितीय संक्रिया के विकास से, इनमें से कोई नहीं। एक बात आप याद रखना, आरंभिक स्कूलों में जब बच्चे पढ़ते हैं, अगर हिंदी पढ़ना सीखेंगे तो ही बच्चे पर्यावरण पढ़ेंगे, तो ही बच्चे गणित पढ़ेंगे। अगर उनको जो ये आता है तो
हिंदी पढ़नी आ गई, भाषा पढ़नी आ गई, तो ही बच्चे पढ़ेंगे ना कि 2 पेंसिल और 4 पेन का मूल्य ये है। उनको पता ही नहीं है 2 4 पेंसिल। अगर हिंदी पढ़नी नहीं आती तो क्या पर्यावरण पढ़ेंगे और क्या गणित। तो पहला सरोकार क्या है, बालक की भाषा क्षमता का विकास करना। ठीक है, वो ना लाइक वाला अंगूठा सा ना कम ही होता है, वो थोड़ा सा कर दिया करो रे, यूट्यूब वालों को लगे कि यार ये संतवीर सिंह ठीक काम कर रहा है। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को। समावेशी शिक्षा समझ गए, आपको बताया था। सर्वाधिक समय दिया जाना चाहिए, पूरा समय दिया जाना चाहिए, कुछ समय दिया जाना चाहिए, किसी समय नहीं। भाई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको कक्षा में शिक्षित करना है, तो उनको सर्वाधिक मतलब विशेष आवश्यकता वाले हैं क्या, उनको स्पेशल टाइम देना चाहिए क्या, या उनको थोड़ा बहुत समय देना चाहिए क्या? नहीं, उनको 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 बताओ, चलो मैं बता, पूरा समय देना चाहिए। भाई जितने समय का आपका कालांश है, कालांश की अवधि 35 मिनट है, आदर्श कालांश कितने समय का, 35 मिनट का। आदर्श कालांश 35 मिनट का बताया गया एनसीएफ 2005 में। तो पूरा समय जितना है नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना है, दूसरों के साथ बराबरी। प्रश्न संख्या 24, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कीजिए, मैं आपको सूचना देता हूं। अभी भी जिन बच्चों ने जो है पंजाबी वाली वो जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका लुत्फ उठाना है तो ज्वाइन कर ले, है ना, ऐप पर जो चल रही है एसएस एजुकेशन ऐप पर। और एक संतवीर सर टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लो भैया, निहाल हो जाओगे। उसमें मैं सूचनाएं सारी डालता हूं, निःशुल्क नोट्स वहां आते हैं, और अब तो निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। टॉपिक आपको पहले बता दिया जाएगा, उतना पढ़ लिया करना, आपका टेस्ट हो जाएगा सुबह शाम में, ठीक है। और उसके बारे में अगर आपने सुझाव देने हैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, यहां लाइव वाले तो खत्म हो जाते हैं ना, कमेंट बॉक्स में आप बता दो कि वो जो टेलीग्राम वाली टेस्ट सीरीज चाहिए आपको किस तरह की चाहिए, मतलब आपके अनुसार अपने उसको चलाना है कि कितने टॉपिक डेली के रखे जाएं, किस मनोविज्ञान और एसएसटी के टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, कुछ उसमें सुझाव आपका हो तो आप उसमें कमेंट करके अपना सुझाव दे दें। आपके सुझाव के अनुसार अपने क्या करेंगे, उसको शुरू कर देंगे। तो ये निःशक्त बालकों के लिए कौन सी शिक्षा, समावेशी शिक्षा द्वारा, समावेशी शिक्षा है सभी के साथ। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? वस्तुओं का प्रेक्षण करना व अवलोकनों को रिकॉर्ड दर्ज करना, ठीक है, प्रेक्षण करके रिकॉर्ड रखना, रेखा चित्र बनाना, उसका वो ढांचा तैयार कर लेना, कोई प्रयोग और उनको करना है वो, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, ठीक है, अनुभव जो है उनका एक्सपीरियंस, अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। विज्ञान में आपको पता है प्रैक्टिकली काम किया जाता है, ये नहीं कि माना ये है कि वो ये हो गया और माना ये हो गया और माना मैंने ये प्रयोग कर दिया, वहां तो प्रयोग होगा तो ही काम चलेगा। तो अमूर्तता के विषय को सीखना ये इसमें नहीं है, मूर्त जो प्रयोग प्रैक्टिकल लाइव किया जाता है, ठीक है। तो विज्ञान में ये आपको पता है लैब में सिखाया जाता है बच्चों को। मुझे ना वो किस्सा याद आ गया कि वो एक कल पता नहीं किसने भेजी मुझे, वो मैथ के टीचर वाली, कि मैथ के टीचर को बच्चे ना अपने खाने पे भोजन के लिए ना जो है ना इनवाइट करने जाते हैं सर को, आइए सर आपने हमारे लिए बड़ा एहसान किया है, आज आपको हमारे घर में जो भोजन की व्यवस्था की गई है। वो टीचर आता है बड़ा खुशी खुशी, चलो आके बैठ जाते हैं, वो एक थाली रख देते हैं, थाली में सीधा खाली एक बॉक्स रखेंगे, उसमें से ये लो 2 काजू कतली रख दी, ये हलवा रख दिया, ये पूड़ियां रख दी, ये सब्जी डाल दी, ये वो देखता है कि है कहां। बोले कि आप ही मान लो ना, हमें इतने साल तक आप कहते रहे मानना ये है मानना वो है, आप गणित के हो, मान लो कि काजू कतली पड़ी है, मान लो कि ये चीजें पड़ी है तो खा लो। तो वो वाली बात है कि यहां तो यह करना ही होगा, मानना क्या। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है?
कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, इच्छा हो तो दे बोर्ड, नहीं तो नहीं दे वो। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, ऐसा कुछ भी नहीं कि राज्य स्तर का संचालन हो। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, ऐसा थोड़ी हो सकता है भी मैंने मास्टर बनना है तो मेरी इच्छा है तो मैं कंपटीशन वाला पेपर दूंगा, नहीं तो मैं कह दूंगा भी नहीं भाई मेरी इच्छा नहीं है, मेरा कुछ और करो। तो प्रवेश परीक्षाएं जो है ना, प्रवेश परीक्षाएं जैसे बीएड वाली, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाएं जो भी ऐच्छिक नहीं हो सकती वो, इनमें से सभी। तो ये कौन सा हो गया, कक्षा 10 की, और 5 और 8 में बोर्ड खत्म करना और कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर व व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, इनमें से सभी। खुली परीक्षा की बात की गई है, CCP की मैंने कहा था बच्चे का जो है ना सर्वांगीण जो विकास हो, सर्वांगीण और विस्तृत व्यापक मूल्यांकन हो, सामूहिक बच्चे ग्रुप में सीखे, सामूहिक रूप से सीखे, इन सभी बातों पर जो है बात की गई है। प्रश्न संख्या 28, एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए, अंक पर, ग्रेड पर, अंक और ग्रेड दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। ये भैया ग्रेडिंग की बात करता है मूल्यांकन प्रणाली में, क्योंकि अंक तो थोड़े बहुत जो नंबर कम ज्यादा और वो इफेक्ट के ग्रेडिंग दे दो A+, B+, A+, A नॉर्मल A जो भी है ना, तो ग्रेडिंग की इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ग्रेडिंग की बात करता है। प्रश्न संख्या 29, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। देखो सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। एक बात और बता दूं, कई बार ना मैं मूड में थोड़ा सा फासली पढ़ा देता हूं ये सोच के कि बच्चों का समय थोड़ा बच जाए, आए हैं जल्दी ये। तो अगर आपको ये लगता है ना सिर्फ कंसेप्ट करवाने हैं तो मैं सिर्फ कंसेप्ट करवाया करूं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव, और थ्योरी प्लस ये ऑब्जेक्टिव करते तो क्लास फिर बड़ी हो जाती है। तो आप देख लेना भाई क्या चीज क्या नहीं। अभी जल्दी हो सकता है साइको की एक क्लास और करें, फिर एसएसटी के टॉपिक ज्यादा पड़े हैं तो उनको एसएसटी को अपने शुरू करेंगे फिर, ठीक है। शिक्षण विधियों की क्लासें भी बिल्कुल दी जाएंगी। विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? कला शिक्षा को सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। बिल्कुल ये दोनों की दोनों बातें सत्य है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी अपने आप में। बच्चों की जो पर्सनालिटी मैंने आपको बताया था, और कल्चरल जो है ना अपनी सभ्यता संस्कृति से बच्चे जुड़ सके, संस्कृति से। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन, गणितीय चिंतन, ये तो सारी बात ही गणित की है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये भी उधर हो गया दूसरे साइंस में। सांस्कृतिक विरासत की, ये सांस्कृतिक विरासत की सराहना, कि बच्चे अपनी संस्कृति की सराहना करें, उससे जुड़ सके। चलिए एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य का समय सिफारिश की गई है 2 घंटे प्रतिदिन, 3 घंटे प्रतिदिन, 5 घंटे प्रतिदिन। अच्छा ये बताओ मुझे उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी थी? उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी थी? उच्च प्राथमिक समझ गए, कक्षा 5 से 8 तक कितने घंटे प्रतिदिन? 1 घंटा प्रतिदिन, ठीक है। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 10वीं और 12वीं के लिए 2 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। पूरे सत्र में कितने दिन होने चाहिए भैया? कितने होने चाहिए? सत्र में 200 दिन होने चाहिए, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, थोड़ा गणित में ट्रेनिंग, कक्षा अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण, गणित की विषय वस्तु, सिर्फ विषय वस्तु की बात नहीं की जाती किसी में भी। कक्षा अधिगम, सिर्फ कक्ष के अंदर अधिगम नहीं, बच्चा कक्षा के अंदर भी और बाहर से भी सीखे। फिर क्या हो गया? चिंतन का गणितीकरण। लो चीजें बड़ी सिंपल और सरल है। और अभी जो है ना टाइम मुझे पता नहीं है कितना हो गया, चलो फिर हो सकता था मैं आपको ये रिवाइज करवा देता। चलो 2 मिनट में कर लेते हैं कि भाई बच्चे के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। बच्चा रट के ना कुछ भी है ना, बच्चा क्या है अपने आप सीखे, किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चे में बचपन में 2 चीजें, 2 कीज होती हैं, या 2 आप ये मान सकते हो एलिमेंट होते हैं। एक बच्चा सृजनशील होता है और एक खुशी जो भी चीजें करता है, खुशी करता है। इन दोनों तत्वों को मद्देनजर रखते हुए ये जो करिकुलम का फ्रेमवर्क वो बनाया गया कि बच्चा बोझिल ना हो, ये ना हो।
अलग अलग विषयों में बात की गई कि अगर भाषा सिखानी है तो इस तरह से सिखाई जाए, बच्चे में ये चीज डेवलप हो जाए। गणित सिखाना है तो बच्चे में चिंतन तर्क वाली बात आ जाए। विज्ञान सिखाना है तो ये, कला अगर सिखानी है तो बच्चा अपनी संस्कृति से जुड़े, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो। ठीक है, अगर शांतिपूर्ण जो शिक्षा की बात उनको सिखानी है तो बच्चों को इस तरह की व्यवस्था जिसमें दिखाया जाए कि महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो है ना इज्जत और संस्कार और वो सारी बातें जो है ना, वो सभी बातें उसमें की गई है। फिर ये बातें की गई है कि 35 मिनट का एकांश होना चाहिए। 10वीं 12वीं में 2 घंटे गृह कार्य है, उससे पहले 1 घंटा गृह कार्य है, कक्षा 2 तक कोई भी गृह कार्य नहीं, फिर आगे 1 या 2 घंटे साप्ताहिक है। ये सारी बातें उसमें की गई है। तो आप इन चीजों को एक बार रिवाइज कर लेना अपने हार्ड कॉपी के रूप में, फिर बातें आपके याद हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।